बादल राग कविता की जो पंक्तियाँ पिछली वीडियो में छूट गई थी उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख परी होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल सजल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष है अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर काँप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नैन मुख ढाँप रहे हैं। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन सच्चे अर्थ में ऊंचे नहीं हैं। जो ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं वो सच्चे अर्थ में ऊंचे नहीं हैं। इनको आतंक का भवन कहना ही सार्थक प्रतीत होता है कि जो ये अटालिका है वह मुझे एक आतंक भवन के रूप में दिखलाई दे रही है। कि जैसे हम अटालिकाओं को ऊंचे ऊंचे भवन कहते हैं, इसमें बड़े बड़े धनवान और पूंजीपति लोग रहते हैं। कवि ने उनको आतंक का निवास कहा है क्योंकि उनमें रहने वाले तथाकथित बड़े लोग सदा क्रांति होने की आशंका से हमेशा आतंकित बने रहते हैं। उनको हमेशा क्रांति होने का डर रहता है, इसलिए उनको क्या कहा, आतंक भवन कहा है। कि उन्होंने बना तो लिए हैं, जो दलित वर्ग है उनका शोषण करके उनको बना तो लिया है, लेकिन उनमें बैठे हुए भी वो हमेशा डरते रहते हैं, इसलिए उनको आतंक भवन की संज्ञा प्रदान की है। सदा पंख परी होता जल प्लवन प्लावन माया। इसमें रहने वाले लोग क्रांति से सदा भयभीत रहते हैं। बाढ़ तथा विनाश तो सदैव कीचड़ में ही होता है। बाढ़ और विनाश तो सदा किस में होता है, कीचड़ में ही होता है। कहने का मतलब यह है कि शोषण और अन्याय के कीचड़ से या कीचड़ में सने हुए दलित लोग ही क्रांति के भाग उहा करते हैं। क्रांति सदा समाज के छोटे कहे जाने वाले दलित वर्ग द्वारा ही घटित होती है। वे लोग ही क्रांति का अभिनंदन करते हैं, वे ही उनकी रचना करते हैं। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जल में खिले हुए छोटे छोटे कमल के फूलों से सदा जल रूपी आंसू टपकते रहते हैं। जल प्लवन प्लावन क्षुद्र जलज से, कि जल में खिले हुए छोटे छोटे कमल के जो पुष्प है उनसे हमेशा जल टपकता रहता है, तो वो ऐसा लगता है मानो वो आंसू प्रवाहित कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि समृद्धि में जन्मे शिशु क्रांति से सदा भयभीत रहते हैं। किससे भयभीत रहते हैं, वो क्रांति से भयभीत रहते हैं। उन्हें हमेशा यह डर बना रहता है कि हम पता नहीं हमारे जो सुख वैभव है यह कब हमसे छीन लिया जाए। तो जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो चाहे कितने भी बीमार हो लेकिन वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, तो जिस प्रकार से वो प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार से यहाँ जो दलित वर्ग है उनकी ओर यहाँ कवि ने संकेत किया है कि वह जल बिंदुओं के स्पर्श से हर्ष और आनंद का अनुभव करता है। यह अलग बात है कि कमल के पत्ते जल बिंदुओं के स्पर्श से आनंदित होते हुए भी छोटी छोटी बूंदों के रूप में अपना आंसू बहाते रहते हैं। अंत में कवि ने लिखा है कि क्या लिखा है, देखो, रुद्र कोश क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर काँप रहे हैं धनी वर्ज गर्जन से बादल, त्रस्त नैन मुख ढाँप रहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात कवि ने इन पंक्तियों में की है कि रुद्र कोश, कि उन्होंने अपने खजानों में धन को बंद कर रखा है। रुद्र कोश, कोश में रुद्र बंद कर रखा है, मतलब खजाने अपना जो धन है, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर क्या कहा उन्होंने, क्षुब्ध तोष, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं है। क्षुब्ध तोष का अर्थ है संतोष नहीं है। वह कभी दीन दुखिए के काम नहीं आते हैं, उनके पास अपार धन का संग्रह है, परंतु जब भी वे संतुष्ट नहीं हैं, क्रांति के
बादलों का भयंकर गर्जन सुनकर, क्या है ना, अंगना अंग से लिपटे। उस भयंकर गर्जन को, उस क्रांति को सुनकर वो सुंदर स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए आतंक के कारण भयभीत बने हुए हैं। अर्थात वो अपने बीवी और बच्चों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो हमेशा डरे हुए हैं, भयभीत होकर के। इन्होंने क्या कर रखे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी गर्जन बादल से त्रस्त नैन मुख ढांप रहे हैं, और वो दुखी होकर अपने नेत्र और मुख को छुपाए हुए बैठे हैं। त्रस्त नैन, उनके नेत्र त्रस्त है, मुख ढांप रहे हैं और अपने मुख को वो ढके हुए हैं। संपन्न लोग समाज के धन पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। उनका विशाल खजाना कभी दूसरे के काम में नहीं आता है। उनके धन पर हमेशा ताला लगा रहता है और वो अत्यधिक संपत्ति के स्वामी होते हुए भी उन्हें मानसिक संतुष्टि नहीं है। वे हमेशा क्रांति से भयभीत बने रहते हैं। क्रांति के बादल गरज रहे हैं, उनका गर्जन अत्यंत भयंकर है। पूंजीपति इस क्रांति से अत्यंत डरे हुए हैं, इसलिए क्रांति के बादलों की गर्जना से डरकर ही उन्होंने अपने नेत्र और मुख को भी ढक लिया है। अगली व्याख्या देखिए। जीर्ण भाव शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उनका सार, हाड़ मात्री है आधार, ए जीवन के आधार। कभी कहता है कि हे क्रांतिवीर बादल देखो, किसान तुझको व्याकुल होकर परेशान होकर के बुला रहा है। जीर्ण बाहु माने उनकी जो भुजाएं हैं वो जीर्ण हो चुकी है, शीर्ण शरीर और शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका है, उनका शरीर दुर्बल हो गया है। उसने जिस समृद्धि और संपत्ति का अर्जन करने के लिए संपूर्ण जीवन को लगा दिया, जीवन की संपूर्ण शक्ति को उड़ेल दिया, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हे विप्लव के वीर, हे बादल, चूस लिया है उसका सार कि पूंजीपतियों ने उनके जीवन की संपूर्ण कमाई को अपने अधीन कर लिया है और हाड़ मात्री है उसका आधार। पूंजीपति ने उनका शोषण करके उसकी कमाई पर अधिकार कर लिया। अब वह केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र बन गया है। हाड़ मानी हड्डियों का एक ढांचा मात्र बनकर रह गया है। उसका रक्त मांस सब कुछ नष्ट हो चुका है। हे बादल, तुम जीवनदानी जल के सागर हो, तुम ही जल की वर्षा करके उनकी रक्षा कर सकते हो। जिस प्रकार से तुम वर्षा करके किसान को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से क्रांति करके ही हम सामाजिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। और जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक हम शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ सामाजिक व्यवस्था को बदलने का आह्वान किया है। तुम ही क्रांति का सृजन कर उसे इस शोषण से मुक्ति दिला सकते हो। तो इस कविता में शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ही आह्वान किया है। क्रांति की संभावना देखकर शोषक वर्ग अत्यंत डर जाता है और क्रांति की कल्पना मात्र से वे इतने आतंकित हो जाते हैं कि अपने घर में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह वो अशांत बने रहते हैं। या इसमें विभिन्न प्रकार के जो छोटे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, पंक्ति की जो भाव व्यंजना है उसको अभिव्यक्त कीजिए। और बादल राग कविता का मूल भाव क्या है, कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो जन क्रांति द्वारा ही पूंजीपति व्यवस्था का नाश और सर्वहारा दलित वर्ग की पीड़ा तथा दमन से मुक्ति दिलाने का संदेश कवि ने इस कविता में दिया है। कवि ने बादल को क्रांति के योद्धा के रूप में पेश करके यह स्पष्ट किया है कि
शोषित पीड़ितों की मुक्ति क्रांति के पथ पर कदम बढ़ाने से ही हो सकती है। कवि समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय से व्यथित है। वह दलित पीड़ित जन की व्यथा को अभिव्यक्त करता है और व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने का संदेश देता है। थैंक यू।